हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निबंध है यह, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, इसको मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊँगा, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो पढ़ाते समय ही आपको मैं पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर दूँगा। और इसके बाद ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेकर के मैं आऊँगा। तो पार्ट 2 का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटा में ऑल का बटन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको मैं पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आप लगातार बने रहें। और देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, और पूरे को बनेगा कहाँ से हुआ था। तो कब हुआ था तो 1907 में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। आगे इनकी प्रमुख रचनाओं से क्वेश्चन डालेगा। वो प्रमुख रचनाएं जो लिस्ट आपको दिख रहा है, उसको कॉपी पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और चाहे देख के याद कर लीजिए, वीडियो रोक करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो जहाँ से कीजिए नहीं, जैसे कीजिए नहीं, कर लीजिए इसको, ठीक है। इसे प्रमुख रचनाओं में है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, वानभट्ट की आत्मकथा इत्यादि ये प्रमुख है, जो आपको एग्ज़ाम में इसमें से पूछ सकता है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादातर नहीं पूछता है। आपको अधिक याद करना है तो किताब में दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। ये प्रमुख है। और यहाँ से इसके बाद में प्रमुख रचनाएँ हो गया इनका। और कहाँ कहाँ ये काम किए थे विद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काम किए थे, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में काम किए थे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अब काम करने का मतलब ही मजदूर नहीं थे भाई, प्रोफेसर हैं, पढ़ाए हुए थे वहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, 3 गो, ठीक है यहाँ पर। और 1979 में 1979 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। याद रहेगा ना, 1979। आगे हम लोग या एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, वह उनके किस रचना से लिया गया है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, ध्यान रखिएगा, ग्रंथावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से जो आप पढ़ने जा रहे हैं, कौन नाखून क्यों बढ़ते हैं, वह पाठ लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। पाठ शुरू करते हैं। कैसे कैसे क्या है नहीं है आपको पूरा मैं समझाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुआ पूरा देखिए। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अब नाखून आपके हैं तो क्यों बढ़ते हैं, इसके विषय में जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं वह बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वह दुनिया में नए नए आए रहते हैं, वह दुनिया की चीज़ों से परिचित नहीं रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जिसका उत्तर ही जल्दी नहीं मिल पाता है। जैसे लेखक की बेटी ने यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने किसने प्रस्तुत किया, तो उनकी छोटी बेटी ने प्रस्तुत किया। तो बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं, मतलब ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। और ख़ास करके जब अगर पिताजी कम जानकार है, अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानकार, ठीक है, जिसको ज्ञान कम होता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो वैसा पिता होना थोड़ा सा दिक्कत है, सोच में पड़ जाता है लोग कि कैसे क्या होगा। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। देखिए, आप लोग भी नाखून बढ़ाते होइएगा तो आपके सर पीटते होंगे, ठीक है। उसके बाद में मम्मी पापा जो है कि डांटती होंगी कि नाखून क्यों बढ़ाते हैं। तो ऐसे तो मेन कारण अभी के समय में माना जाए नाखून को काटने का कारण
भरने का नहीं, भी काटने की बात कर रहे हैं। तो नाखून में बहुत सारी गंदगियाँ बैठ जाने से खाते वक्त जो हम खाना खाते हैं, अगर हाथ से खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते हैं, तो भात यानी कि चावल या दाल या सब्ज़ी का जो है कि कुछ अंश रब बैठ जाता है। जैसे कि दाल सब्ज़ी आपको बाहर रख देने के बाद वह सड़ने लगता है, वैसे हमारे नाखून के अंदर भी सड़ के कीड़ा मकोड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो है कि जब हम उस हाथ से दोबारा खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होने की बात रहता है। प्लस जो हम काम करते हैं दिन भर में इधर उधर हाथ में लग जाता है, नाखून में बैठे हुए गंदगी बाद में पेट में चल जाता है, तो पेट संबंधी प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए हमारे शिक्षक या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें नाखून काटने के लिए कहते हैं। लेकिन ये बढ़ता क्यों है, इसका जवाब हम आगे देंगे, चलिए देखते रहिए। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया बेशरम बेलज्जा जानते हैं ये आप लोग, ठीक है। तो ये नाखून ऐसे हैं जिसको काट देने के बाद कट जाते हैं, थोड़ा सा दर्द भी नहीं होता है, आराम से दंड स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि बस कुछ दिन बीतता है, 3-4 दिन, और फिर क्या होते हैं, अब बाहर निकल आते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। कुछ लाख वर्ष पहले की बात कर रहा है कि जब हम लोग हमारी जो जातियां हैं, ठीक है, वह मनुष्य जाति, वह जंगली था, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष था, मनुष्य था। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। देखिए, अस्त्र शस्त्र जानते हुए एक हथियार होता है, ठीक है। तो जब मनुष्य जंगल में जीवन व्यतीत कर रहा था, जंगली था, तो नाखून ही उसके अस्त्र थे, उसके हथियार थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। देखिए, हम लोग आज भी क्या कहते हैं कि नाखून का उपयोग कभी कभी कोई सामान उठाने या खिकोड़ने या कुछ करने के लिए कर लेते हैं। लेकिन पहले जो है कि एक अपने प्रतिद्वंदी जीव जो था, जो आपकी हत्या करना चाह रहा हो, उसको हराने के लिए प्लस आप जो है कि खाना जो खाते हैं दूसरे जीवों को मार करके, ठीक है, तो उन जीवों की हत्या करने के लिए नाखून बहुत ज़रूरी अंग था। एक दांत भी था, दांत से भी काटा करता था। आज भी देखे होइएगा कुछ बच्चे बचपन में काटते हैं दांत से, तो दांत से भी काटा जाता था पहले भी। लेकिन दांत पहले तो हाथ पहुँचेगा ना किसी भी चीज़ को, मुंह पहुँचेगा तब दांत से काटिएगा। तो इस तरह से पहले नाखून था और तब दांत था। आगे हमारा है, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ों की डालें काम में आने लगे। रामचंद्र जी की वारणी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। देखिए, धीरे धीरे आदमी नाखून से बाहर के वस्तुओं का प्रयोग करने लगा, है ना, पत्थर का प्रयोग करने लगा। आपको पता होगा, शायद इतिहास पढ़े होइएगा, तब पाषाण युग, ठीक है। तो पाषाण युग में सारे जो हथियार थे वह पत्थर के ही बने हुए थे। तो जानवरों की हत्या के लिए या शिकार करने के लिए जो है कि अब पत्थर और नुकीले जो पौधे के जो टहनियाँ होती है ना, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और राम जी के सेना, जो राम रावण युद्ध हुआ था उस समय, राम जी के पास जो सेना था उसके पास कुछ खास हथियार नहीं था, गदा था, और वही जो पेड़ पौधा मिला वो उठा करके दुश्मन पर बिक दिए। यही सेना पर उनके हथियार थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। और जो जानवर के शिकार करते थे लोग, ठीक है, उसके हड्डी जो नुकीला होता था उसको भी, या हाथी दांत जो देखे होइएगा, जो दो सुगर सूंड लेकर दांत रहता है उसके दोनों बगल में, उसका प्रयोग भी लोग शिकार करने के लिए करता था। और हड्डी के हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपका है देवताओं के राजा कौन, इंद्र के पास जो हथियार है ना, जिसको वज्र कहा जाता है, वह किस मुनि के हड्डी से बना हुआ है, तो दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ दो बातें कि सबसे बड़ा हथियार हड्डी वाला किसके पास है, तो देवताओं के राजा इंद्र के पास है। और
किसके उसका नाम है वज्र, और उसको जो है कि क्या कहिएगा कि किस मुनि के हड्डी से बना हुआ था, तो दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। देखिए, मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। कैसे? देखिए, जब कई बार युद्ध राक्षसों और देवताओं के बीच में होता था, तो उस समय जिस समय की बात कहा जा रहा है, कुछ समय ऐसा भी था जिस समय आसुरी शक्तियों के पास लोहा के हथियार नहीं थे, या वो प्रयोग नहीं करते थे लोहा के हथियार। तो वैसे परिस्थितियों में उनको जो है कि यहाँ के मनुष्यों से देवताओं को, राक्षसों को तो राक्षस तो मनुष्य के विरोधी ही थे, लेकिन देवताओं को सहायता करना पड़ता था। किनको? मनुष्यों को। यह सहायता वो मांगते थे, किस लिए? क्योंकि मनुष्यों के पास लोहा के हथियार थे। ठीक है। कई युद्धों में आप दशरथ यहाँ से गए हुए थे सहायता करने के लिए देवताओं को, राजा दशरथ, राम जी के पिताजी। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थे। आर्य विजय हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। देखिए, अब लोहा के वस्त्र के सामने सब कमज़ोर पड़ गए। ये जो भी नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस, ये सब के सब हारते चले गए। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा, इतिहास और आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को इस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। देखिए, अब क्या हुआ कि युद्ध हुआ तो ये सब लोग हार गए, और भी आगे जब इतिहास बढ़ा, हमारा सभ्यता बढ़ा, तो लोहे के बहुत सारे बंदूक बनाए गए, तलवारें बनाए गए, कारतूसे बनाए गए, तोप बनाए गए, बम वर्षक वायुयान बनाया गया। ठीक है, जिसको लड़ाकू विमान कहते हैं, है ना। इस तरह से अब हम लोग जो इस युग में आ गए हुए हैं, जिस युग में अभी हैं जिंदा, हम लोग का जन्म हुआ है, जिनको लेखक कीचड़ भरा कहते हैं। कीचड़ भरा, क्योंकि यहाँ पर लोग कहता है कि क्या हकीकत ही है कि मनुष्यता जिसको कहते हैं, इंसानियत जिसको कहते हैं, वह मरता जा रहा है धीरे धीरे। और विलासिता जिसको कहते हैं, भोग विलास, वह इतना बढ़ता जा रहा है कि वह इंसानियत को दबाया जा रहा है। ठीक है, इंसानियत ख़त्म हो रहा है, रहम नाम का जो चीज़ है वह ख़त्म हो रहा है, और लाभ और प्रॉफिट के चक्कर में लोग एक दूसरे की हत्याएं करते जा रहे हैं। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला है, पर उसके नाखून अभी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले, चरने वाले। देखिए, प्रकृति जो है, प्रकृति समझते हैं ना, प्रकृति जो जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, या ईश्वर कहिए या जो भी, वह हमें अपने नाखूनों से वंचित नहीं किया है। भले ही आज हम लोग एटम बम मतलब परमाणु बम का आविष्कार कर लिए हैं। आप जानते ही हैं परमाणु बम जो 1945 में आपको पढ़ाए हुए हैं, हिरोशिमा, देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया था अमेरिका, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उस पर जो है कि इस तरह के बम वर्षक जो भयानक स्थिति होता है, ठीक है, वो बताए हैं आपको, देख लीजिएगा वहाँ हिरोशिमा नाम के जो कविता आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी लोग को पढ़ना है, देख लीजिएगा उसमें। तो कैसे भयानक स्थिति हो जाता है, वैसे शस्त्रों का आविष्कार हमने कर लिया है। ठीक है, फिर भी प्रकृति जो है कि हमें आज भी नाखून से वंचित नहीं की है। आज भी हमारे अंदर के जो प्रवृत्ति है वह कायम है। ततः कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य
आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। देखिए, अभी प्राचीन समय की बात करना लेखक शुरू कर दिए हैं। जिस समय मनुष्य न होकर के जंगली जीव की तरह था, उस समय जैसे कि आज हम लोग नाखून नहीं काटने पर हमारे गार्जियन डांटते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं, हमारे बड़े हमको डांटते हैं, वैसे ही है ना कुछ लाख वर्ष पहले जब हम लोग जंगल में हमारी जातियाँ मनुष्य जाति रहती थी, तो कोई नाखून काट लेता था या टूट जाता था, काटता तो नहीं था पर टूट जाता था, तो उसके गार्जियन उसको डांटते थे। लेकिन प्रकृति है कि वह अभी नाखून को जिलाया जा रही है और मनुष्य है कि वह अभी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज़ बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। देखिए, लेखक यहाँ पर बताना चाहे हैं कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है क्योंकि मनुष्य ने जो है कि आज इससे कोटि कोटि गुना लाखों गुना मजबूत हथियार को बना लिया है, लेकिन प्रकृति आज भी उसे नहीं छोड़ती है। आज भी हमें नाखून देती रहती है। हम काटते रहते हैं और देती रहती है। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहाय है। देखिए, मनुष्य जो है कि नाखून इसलिए काट रहा है क्योंकि वह यह दिखाना चाहता है कि अब हम मनुष्य हो चुके हैं, अब हम पशु नहीं हैं, उससे अलग हैं। तो हम पशु वाली जो प्रवृत्ति है, नाखून बढ़ना, बाल बड़ा बड़ा बढ़ा कर रखना, ये सारे हम काट करके हटा देंगे, और काटता भी है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि शुरू में बताए हैं कवि की लेखक कि मनुष्य जो है कि नाखून काट के अपनी पाशविक प्रवृत्ति को ख़त्म करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे कह सकते हैं? मनुष्य का नाखून तो काट रहा है, लेकिन उससे भी घातक हथियार बना रहा है और एक दूसरे को लूट रहा है, ठीक है। यहाँ आगे चर्चा किए हैं कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। देखिए, अभी बताया ही आपको है कि हिरोशिमा की जो घटना हुआ था जिसमें लाखों जापानी लोग मारे गए थे, ठीक है। तो वो जो घटना घटा, वह हम कैसे कहें कि आप बर्बरता ख़त्म कर रहे हैं? बर्बरता तो एक तरह से और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशविक प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती है। यानी कि मनुष्य की पशुता जो है कि धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कमी नहीं है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। कुछ हजार साल पहले की बात किया जाए तो मनुष्य ने जो नाखून है वो उसको सुकुमार विनोद के लिए उपयोग करना शुरू किया था, अपने आप को विलासी दिखाने के लिए। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंदुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। देखिए, एक किताब का नाम आया है कामसूत्र, जिसके लेखक हैं कौन? वात्स्यायन। याद रखिएगा, वात्स्यायन आगे आपके इतिहास में बहुत ज़रूरी होगा इसका, ठीक है, कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। उन्होंने अपने पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया था कि पहले जो 2000 साल पहले की जो मनुष्य थे, जो भारतवासी थे, वह नाखूनों को बड़ी संवारते थे, सुंदर से, जैसे पेंटिंग करते हैं कुछ लड़कियां आज भी, ठीक है, उस तरह से वह पेंटिंग करके और उसको बड़ी डिज़ाइन में जो है कि काटते थे, ठीक है। उसको मोम और
अलकता मतलब अलता जो होता है, ठीक है, उससे यत्नपूर्वक रगड़ रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था, ठीक है, मोम से रगड़ा था और अलता से उसको जो है कि रंगा, जैसे आज भी होता है ना, अलता रंगते हैं हम लोग, नेल पॉलिश जो कहते हैं। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। गौड़ देश के लोग बड़े नखों को पसंद करते थे और जो दक्षिण के लोग थे वे छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, मानव शरीर का अध्ययन करने वाली पुराने विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। देखिए, सहज वृत्तियाँ, क्वेश्चन बनेगा एक बार कि वो क्वेश्चन बनेगा आपको कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहा गया है। तो सहजात वृत्तियाँ वैसे काम हैं जो आप करते नहीं हैं, आपके शरीर में स्वतः होता रहता है, जैसे कि आपका बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ठीक है, यह सहजात वृत्तियों के उदाहरण है, ठीक है। इसमें हम करते नहीं है, स्वतः जो है कि होते रहता है। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है, ये तो शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है, ठीक है। जैसे कि जो सहजात वृत्तियाँ, कुछ अंग ऐसे हैं जो हम सो जाते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमारे शरीर में वो काम होते रहता है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा, है ना, उठना तीसरा है, पलकों का गिरना और ना चौथा है। जैसे कि इसमें सहजात वृत्तियाँ में ही बताया 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका नाखून का बढ़ना हो गया, केस का बढ़ना हो गया, दांत का दोबारा टूट कर जमना हो गया, पलकों का अपने आप ऊपर नीचे करते रहना हो गया। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों कहते हैं, तो जो हमको याद नहीं है फिर भी वो काम हो रहा है। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। मनुष्य की स्थिति अगर हम लोग देखें कि हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन ऑलरेडी होते रहते हैं, तो जो परिवर्तन आपके न चाहने पर भी, आप चाह नहीं रहे कि इसका हो, फिर भी होते रहते हैं, वही आपका अनजाना स्मृतियाँ हैं। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। जो हमारा नाखून बढ़ रहा है यह दिखाता है कि तुम वही पशु हो, ठीक है, वही जीव हो जो कुछ हजार लाख वर्ष पहले, है ना, जंगली जीवों के साथ वैसे ही रहते थे। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। देखिए, अभी भी हमारे अंदर कुछ पाशविक प्रवृत्तियां रह गई हुई है, जैसे कि नाखून का बढ़ना, ठीक है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर के पाशविक प्रवृत्ति को ख़त्म कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में लगता है कि हम इंसानियत पर अगर आ जाते हैं तो हमारे अंदर के पशुत्व ख़त्म हो जाएगा। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधिनी है, ठीक है। अब हम लोग पशु बन के तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, पशु तो आज भी जैसे थे वैसे ही हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप में परिवर्तन करें और नई तरह से मेहनत करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो चलिए, आज पार्ट 1 यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 का आपको अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सिलेबस में पूरा करा सकूँ। धन्यवाद।